नमस्कार दोस्तों। आज जो तूफान बांग्लादेश की धरती पर उतरा है उसकी गूंज से पूरा दक्षिण एशिया थर्रा उठा है। कट्टरपंथियों के होश उड़ गए हैं, अमेरिका की नींद हराम हो गई है और पाकिस्तान तथा चीन की सारी योजनाएं धूल में मिल गई हैं। जब 8 कट्टरपंथी इस्लामी पार्टियां जो हमेशा एक दूसरे की जान की दुश्मन रहती थीं, एक झटके में एकजुट होने को मजबूर हो जाएं, तो समझ जाइए कि सामने कोई साधारण खिलाड़ी नहीं आया है। ये एक ऐसा राजनीतिक भूकंप है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक सबको हिलाकर रख दिया है। अमेरिका जो पिछले 2.5 साल से दिन रात एक करके बांग्लादेश में अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगा था, CIA ने अपने NGO के माध्यम से छात्रों को भड़काया, करोड़ों डॉलर खर्च किए, पूरा षड्यंत्र रचा। पाकिस्तान जो 1971 में गंवाए हुए अपने पूर्वी हिस्से को वापस हथियाने की साजिश में था, ISI के एजेंट वहां जमकर सक्रिय थे, और चीन जो अपने कर्ज के जाल में बांग्लादेश को फंसाकर चटगांव बंदरगाह को हड़पने की फिराक में था, उसकी नजरें टेढ़ी हो गई हैं। आज इन तीनों महाशक्तियों को अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। इनकी घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये तीनों देश मिलकर बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टियों को धमका रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि किसी तरह एकजुट हो जाओ, वरना जो तूफान आ रहा है वो ऐसा तबाह कर देगा कि अगले कई दशकों तक बांग्लादेश में घुसने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये शख्सियत है कौन जिसने इतनी बड़ी महाशक्तियों के पसीने छड़ा दिए हैं। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक गूंजे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, हर मोर्चे पर विजयी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस राजनीतिक तूफान का नाम है तारिक रहमान। बांग्लादेश की सबसे पुरानी और प्रभावशाली विपक्षी पार्टी BNP की मुखिया हैं खालिदा जिया, जिन्होंने 1991 से 1996 तक देश की कमान संभाली और फिर 2001 से 2006 तक दोबारा सत्ता पर काबिज रहीं। शेख हसीना के 2009 में सत्ता में आने के बाद से खालिदा जिया लगातार विपक्ष में रहीं। 2018 में शेख हसीना की सरकार ने उन्हें भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में जेल में डाल दिया। आज वो अस्पताल में हैं, उनकी सेहत बेहद खराब है, मौत के करीब हैं। जब अगस्त 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया गया तो खालिदा जिया की पार्टी BNP अचानक नंबर 1 की स्थिति में आ गई। मगर यहाँ एक बड़ी और गंभीर समस्या थी। खालिदा जिया मृत्युशैया पर हैं। डॉक्टरों का साफ कहना है कि उनकी किडनी फेल हो रही है, लिवर में भी गंभीर समस्या है, और सबसे बड़ी बात ये कि BNP में उनके बाद कोई ऐसा करिश्माई नेता नहीं था जो इतनी विशाल पार्टी को संभाल सके। BNP के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम में वो जादू नहीं है, वो जनाकर्षण नहीं है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों का मानना था कि फरवरी 2026 के आगामी चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में भी हंग पार्लियामेंट की स्थिति का अनुमान लगाया गया था, और ऐसे में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती। यूनुस ने पिछले 1 साल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया है। मुद्रास्फीति 11% से ऊपर पहुंच गई, बेरोजगारी आसमान छू रही है, गारमेंट इंडस्ट्री जो बांग्लादेश की रीढ़ है वो संकट में आ गई है, हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों हिंदू परिवार अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेने आए। लेकिन दोस्तों, 2-3 दिन पहले एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी राजनीतिक बिसात ही पलट दी, पूरा समीकरण बदल दिया। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जो पिछले 15 साल से लंदन में निर्वासन का जीवन जी रहे थे, उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया कि वो बांग्लादेश लौट रहे हैं। तारिक रहमान 1967 में पैदा हुए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। 2001 से 2006 तक जब उनकी मां खालिदा जिया प्रधानमंत्री थीं, तो वो भी सक्रिय राजनीति में थे और काफी प्रभावशाली भूमिका निभा रहे थे। 2007 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया, तारिक को गिरफ्तार किया गया। बाद में इलाज के नाम पर उन्हें लंदन जाने की इजाजत मिली। उन पर भ्रष्टाचार के कई मामले चलाए गए। पिछले 15 साल से वो चुपचाप दुनिया की नजरों से दूर लंदन में रह रहे थे। लेकिन अब जब शेख हसीना को भगाया गया और उनकी मां की हालत गंभीर रूप से बिगड़ी, तो उन्होंने वापसी का ऐतिहासिक फैसला लिया, और सिर्फ लौटने का ही नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का साहसिक निर्णय लिया। इस एक ऐलान ने बांग्लादेश की राजनीति में बिजली गिरा दी। सब कुछ उलट-पुलट हो गया। BNP में नई जान आ गई, नया जोश आ गया, कार्यकर्ताओं में नया उत्साह फूट पड़ा। और सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब तारिक रहमान बांग्लादेश की धरती पर उतरे। ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पूरे 10 लाख से भी ज्यादा लोग, हाँ आपने सही सुना, 10 लाख से ज्यादा लोग उनका स्वागत करने पहुंचे थे। बांग्लादेश के पूरे इतिहास में किसी भी नेता के स्वागत में इतनी विशाल भीड़ कभी नहीं जुटी थी। 1996 में जब खालिदा जिया चुनाव हारने के बाद लौटी थीं, तब भी इतनी भीड़ नहीं थी। हवाई अड्डे से लेकर उनके घर तक पूरे 25 किलोमीटर के रास्ते में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। सड़कों पर, इमारतों की छतों पर, पेड़ों पर, हर संभव जगह लोग खड़े थे, झांक रहे थे, नारे लगा रहे थे। तारिक रहमान की गाड़ी के चारों तरफ 3-4 परतों में सुरक्षा
सुरक्षा कर्मियों की दीवार खड़ी करनी पड़ी। बांग्लादेश की मीडिया ने इसे ऐतिहासिक स्वागत, महाकुंभ जैसा स्वागत का नाम दिया। डेली स्टार अखबार ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा कि तारिक रहमान की वापसी ने साबित कर दिया है कि बांग्लादेश की जनता बदलाव के लिए तड़प रही है, एक नए नेतृत्व की तलाश में है। सोशल मीडिया पर तारिक रहमान का नाम आग की तरह फैल गया। हर जगह तारिक रहमान ही तारिक रहमान। ट्विटर पर हैशटैग तारिक कमबैक, हैशटैग न्यू बांग्लादेश ट्रेंड कर रहे थे। और अब राजनीतिक विश्लेषकों, जानकारों, सर्वेक्षणों का कहना है कि 99% से भी ज्यादा संभावना है कि फरवरी 2026 के चुनावों के बाद तारिक रहमान ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित प्रोफेसर डॉक्टर अली रियाज ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तारिक रहमान की वापसी ने चुनावी समीकरण को पूरी तरह से उलट दिया है, खेल ही बदल दिया है। लंदन के प्रतिष्ठित थिंक टैंक चाटम हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएनपी को 180 से 200 सीटें आराम से मिल सकती हैं। बांग्लादेश की संसद में कुल 300 सीटें हैं, यानी स्पष्ट बहुमत। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अपनी आंतरिक रिपोर्ट में माना है कि तारिक रहमान एक बेहद मजबूत और गंभीर दावेदार हैं। ये बात इतनी पक्की हो गई है कि कट्टरपंथी पूरी तरह घबरा गए हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। इसीलिए जो 8 कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टियां हमेशा एक दूसरे की जान की दुश्मन रहती थीं, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती थीं, वो अब घबराहट में एक साथ आ गई हैं, एक मंच पर आ गई हैं। जमाते इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, खिलाफत मजलिस, हिफाजत इस्लाम, ये सब एक मंच पर आ गए हैं। इन्होंने मिलकर इस्लामी एकता फोरम नाम से एक नया गठबंधन बनाया है। इनका मकसद साफ है, कट्टरपंथी वोट बंटने न पाएं, एक जगह इकट्ठा रहें। 2018 के चुनावों में इन सभी पार्टियों को मिलाकर लगभग 25% वोट मिले थे। अगर ये सब एक साथ मिलकर लड़ें तो इन्हें 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस जटिल कहानी में एक और बेहद अहम किरदार है, शेख हसीना। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में एक बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को आगामी चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, उन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर को यूनुस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर कहा कि आवामी लीग ने बांग्लादेश को तबाह किया है, बर्बाद किया है, इन्हें चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द ही संसद में एक बिल पास करेंगे जिसमें आवामी लीग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी को चुनाव से बैन कर दिया जाएगा। आवामी लीग की स्थापना 1949 में हुई थी। ये बांग्लादेश के इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इसी पार्टी के नेता थे। 1971 की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान से मुक्ति संग्राम में आवामी लीग ने केंद्रीय निर्णायक भूमिका निभाई थी। और आज इसी पार्टी को, जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उसे आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है। ये वही यूनुस है जिन्हें अमेरिका ने बांग्लादेश में कथित रूप से लोकतंत्र लाने के लिए भेजा था, और आज वही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब बहुत से लोग सवाल उठा सकते हैं कि चुनाव लड़ने दो शेख हसीना को, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी उनका इतना विरोध हो रहा है, इतनी नफरत फैलाई जा रही है। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना को भगाया गया तो ढाका में लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, उनके घर को आग लगा दी गई, आवामी लीग के दफ्तरों को जला दिया गया, सैकड़ों आवामी लीग नेताओं को निर्ममता से मार डाला गया। तो ऐसे में शेख हसीना चुनाव लड़कर भी क्या हासिल कर लेंगी? वैसे भी हार ही जाएंगी ना। लेकिन असली सवाल, असली पहेली यही है दोस्तों, अगर शेख हसीना सचमुच इतनी अलोकप्रिय हैं, इतनी नफरत की शिकार हैं, तो फिर बैन करने की क्या जरूरत है? क्या तुक है? चुनाव लड़ने दो खुलकर, वोट नहीं मिलेंगे तो खुद ही बुरी तरह हार जाएंगी। पर नहीं, यूनुस को अच्छी तरह पता है। वो जानते हैं कि शेख हसीना आज भी बेहद लोकप्रिय हैं, उनका जनाधार मजबूत है। हाँ, ढाका विश्वविद्यालय के आसपास राजधानी के कुछ हिस्सों में विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए, लेकिन पूरे बांग्लादेश में गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में देखें तो शेख हसीना का समर्थन अभी भी मजबूत है। बांग्लादेश के 64 जिलों में से 52 जिलों में लगातार आवामी लीग की सरकारें रही हैं, उनका प्रभाव है। 2018 के चुनावों में आवामी लीग को 288 सीटें मिली थीं, भारी बहुमत। उन्हें 48% वोट मिले थे, लगभग आधे वोट। बांग्लादेश में लगभग 1.8 करोड़ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और ये सभी शेख हसीना के मजबूत समर्थक हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हिंदुओं की रक्षा की, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा। इसके अलावा लगभग 4 से 5 करोड़ उदारवादी मुस्लिम हैं जो कट्टरपंथ के खिलाफ हैं। शिक्षित वर्ग, महिलाएं, युवा पीढ़ी, ये सब शेख हसीना के समर्थन में है। अगर आवामी लीग को चुनाव लड़ने दिया गया तो इसे आराम से 100 से 120 सीटें मिल सकती हैं, और अगर चुनाव त्रिकोणीय हो गया, 3 तरफा मुकाबला हो गया, तो फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी परिणाम आ सकता है। मान लीजिए कि बीएनपी को 140 सीटें मिलती हैं, आवामी लीग को 110 सीटें मिलती हैं, और कट्टरपंथी गठबंधन को 50 सीटें मिलती हैं। ऐसे में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, और फिर आवामी लीग और बीएनपी मिलकर सरकार बना सकते हैं, या फिर कट्टरपंथ को बाहर रखने के लिए, कट्टरपंथ को रोकने के लिए शेख हसीना और तारिक रहमान एक साथ आ सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं। इसीलिए यूनुस उन्हें बैन करना चाहते हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि अगर शेख हसीना वापस आईं, अगर आवामी लीग चुनाव लड़ने लगी, तो यूनुस ने पिछले 1 साल में जो झूठ का विशाल साम्राज्य खड़ा किया है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया है, वो सब ढह जाए।